चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली कुछ पेपर सिलेक्टेड मैंने किए थे आज। ये 2013 का पेपर हम कर रहे हैं, मई जून। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग चूज फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस या क्वेश्चंस बिलो। ठीक है। एक एलिमेंट को आप एक से ज्यादा या एक दफा या वो यूज ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हर एलिमेंट आपका इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। या तो एक एलिमेंट आपको बार बार यूज कर सकते हैं आप उसको, या आप एक को एक ही दफा यूज करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन दे आस्क। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है वो नेम एन एलिमेंट विच फॉर्म्स टू एसिडिक ऑक्साइड्स। अब एसिडिक ऑक्साइड्स कौन सी होती हैं? एसिड ऑक्साइड्स वो होती हैं जो कॉज करती हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन कौन कौन सी गैसेस कॉज करती हैं? सबसे पहले नाइट्रिक या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ये नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा हमें नाइट्रोजन, इसका मतलब है वो नहीं हो सकता। लेकिन दो ऑक्साइड्स बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी कि सल्फर की दोनों ऑक्साइड्स क्या करती हैं? एसिड रेन कॉज करती हैं। तो पहला आंसर क्या हो गया हमारे पास? सल्फर। तो हमने यहां से सल्फर यूज कर लिया। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हैज एन आयन व्हिच in aqueous solution reacts with aqueous sodium hydroxide to give a green ppt। अच्छा, हमारे कोर्स में जो दो ग्रीन पीपीटीज हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो दो हैं हमारे पास। एक आयरन 2 देता है और एक क्रोमियम 3 देता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमियम 3 और आयरन 2, आयरन या क्रोमियम में कोई नजर आ रहा है हमें? हमें यहाँ आयरन नजर आ रहा है, तो वी जस्ट क्लिक आयरन। सो आयरन हमें क्या करता है? आयरन 2 ग्रीन पीपी देता है, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है। हैज एन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद ओनली 4 ऑक्यूपाइड शेल्स। अब 4 ऑक्यूपाइड शेल्स, शेल्स का अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? शेल्स का अंदाजा हम इसलिए ऐसे लगाते हैं कि हम पीरियड देखते हैं। तो अगर हम फोर्थ पीरियड देखेंगे तो फोर्थ पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे उनके शेल्स कितने होंगे? 4। अब यहाँ कैल्शियम भी मौजूद है और डिफरेंट चीजें भी मौजूद है, यानी कैल्शियम भी मौजूद है, आयरन भी मौजूद, कॉपर भी, जिंक, ये सारे के सारे किसमें है? हमारे पास फोर्थ पीरियड के अंदर है। तो हम कोई भी एक उठा के लिख सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये कि आप कैल्शियम लिख लें। आप कैल्शियम भी लिख सकते हैं, आप आयरन भी लिख सकते हैं। ठीक है। आप जिंक भी लिख सकते हैं और कॉपर भी लिख सकते हैं। आपने कोई भी एक लिखना है क्योंकि आपको एक मार्क चाहिए। हैज टू जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। टू जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर बेरियम नहीं यार, मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। कार्बन, कार्बन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, यानी कि कौन से? एक तो ग्रेफाइट होता है, दूसरा डायमंड। तो ये दो जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? कार्बन। सो इट्स कार्बन। हैज एन आयन व्हिच in aqueous solution is used to test for sulfate ions। अगर किसी को सल्फेट आयंस का टेस्ट याद है तो उस टेस्ट को अगर मैं दोहराऊं तो होता क्या है? हम ऐड नाइट्रिक एसिड, उसके बाद हम डालते हैं बेरियम नाइट्रेट, और वो बेरियम नाइट्रेट सल्फेट आयन से रिएक्ट करता है, या कोई भी सल्फेट का कंपाउंड उससे रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी आती है, सल्फेट आयन व्हाइट पीपीटी और बेरियम सल्फेट से आइडेंटिफाई होते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऊपर हमारे पास बेरियम अवेलेबल है कि नहीं, ये टेस्ट है बेसिकली। टॉप पे लिखा है बेरियम, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बेरियम लिख देंगे। अच्छा जी, रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन सोल्यूशन। ये बात जहन में बिठा लो, जहन नशीन कर लो कि ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स, ग्रुप 1A 2A के एलिमेंट्स जब भी वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्योंकि वो कहलाते क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स, ऐसे ही है। तो अल्कलाइन कह रहे हैं, उसका मतलब है कि वो वाटर में डिसॉल्व होंगे तो क्या बनेंगे? अल्कली या अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसमें मेरे पास ग्रुप 1A का हम कैल्शियम यूज कर चुके हैं, तो हम दूसरा कोई ढूंढ लेते हैं। हाँ, हमें लिथियम नजर आ रहा है। सो हम क्या यूज करेंगे? लिथियम और कैल्शियम दोनों लिख सकते हैं, लेकिन लिथियम इज मोर परफेक्ट फॉर दिस आंसर। ठीक है, ये आपके 6 मार्क्स आ गए। मैं थ्रेशोल्ड भी डिस्कस करूंगा, ये पेपर हो जाए एक दफा जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? बोथ रेस्पिरेशन कंबशन एट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, बायो के स्टूडेंट्स वो समझ रहे होंगे, रेस्पिरेशन की इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इट्स एन ऑक्सीडेशन ऑफ अ फूड। ठीक है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन को आप रेस्पिरेशन कहते हैं नॉर्मली।
ठीक है, गिव वन रीजन व्हाई साइंटिस्ट इज कंसर्न्ड अबाउट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स में क्या आता है, आपका क्रूड ऑयल, जो ऑयल आप पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं। अब पेट्रोल वगैरह यूज करने से क्या चीज निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैटालिटिक कन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाती है ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करेगी, आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाएगी, जाहिर ग्लोबल वार्मिंग करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ग्रीन हाउस गैस इमिशन लिख दें, दैट्स इट। आप ग्रीन हाउस गैस इमिशन लिख सकते हैं। मैं देखो, मैं आपको पॉसिबल आंसर्स बताऊंगा। देखिए एक चीज और है, एग्जामिनर आपसे इस दफा का जो पेपर की पेपर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की जात से बहुत आसान आने वाला है, लेकिन चेकिंग जो है या वो जो इवेल्युएशन करेगा आपकी, वो बहुत स्ट्रिक्ट होगी। क्योंकि ये डिफरेंट वर्कशॉप्स के अंदर भी यही बताया गया हमें, क्योंकि हम टीचर्स वगैरह वर्कशॉप लेते हैं, तो उसमें बताया गया है कि हमें पेपर वुड काइंड ऑफ एक बैलेंस्ड पेपर होगा, लेकिन जो इवेल्युएशन है पेपर की, वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट की जाएगी, क्योंकि अब कोविड नहीं है। 2 साल जो इवेल्युएशन थोड़ी सी लीनियंट रखी गई थी, वो इस साल नहीं रखी जाएगी। इसीलिए मेरा मशवरा माने कि आप जो चीज आपसे पूछी जाए, आप वही चीज आंसर में लिखने की कोशिश करें। एक मार्कर है तो एक पॉइंट देके बस कर दें, आपने लफाजी नहीं करनी। लफाजी करेंगे तो फंसेंगे, यानी एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं पास ऑन करनी है आपने, क्योंकि आप अल्लामा नहीं है और वो अल्लामा है। वो यही बोलेगा अल्लामा बन रहे हैं आप, तो प्लीज काइंडली अल्लामा बनने की जरूरत नहीं है। तो जो आंसर वो पूछे, अब ये बेसिक कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग प्रोड्यूस्ड, सिंपल आंसर है कि CO2 बीइंग प्रोड्यूस्ड। एक आंसर आप ये लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं ग्रीन, अब मैं स्लैश लगा रहा हूं, उसमें से कोई एक पॉइंट आपने लिखना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, इनमें से कोई एक पॉइंट आप लिख दीजिए, आंसर क्लियर हो गया। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद वेयर ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब ये बायो वाले तो बहुत तरीके से इसको लिख लेंगे, सुकून से उनको रटी भी होगी, आप भी रट लीजिए। C6H12O6 प्लस O2। अच्छा, बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग भी रट ली, क्योंकि बैलेंसिंग करेंगे तो वो एक टाइम लगेगा, इसको याद कर लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, साथ एनर्जी निकलती है, एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, और ना ही स्टेट सिंबल करना है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ 6 लगाएं, 6 रख लें, हर जगह 6 आना है, दैट्स ऑल। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक चीज मैं और बच्चों से, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने डिस्कस की थी, मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, स्टेट यानी जब भी वो आपसे एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। सबसे पहले नंबर चेक करें, नंबर कितने हैं, 2। यानी कि अब इस आंसर में आपने 2 पॉइंट हाईलाइट करने हैं, और वो दोनों इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन में क्या हाईलाइट करेंगे। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चेंजेस, एक पॉइंट ये वाला डिस्कस करना है आपने। दूसरा पॉइंट कौन सा डिस्कस करना है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। बड़े भैया प्लस बेस्टी ऑफ मदर, मेरे वो जब स्टूडेंट्स मेरे हैं वो पुराने, वो जानते हैं ये क्या चीज है। लेकिन बहरहाल छोड़ दीजिए, इसको सिंपल वर्ड्स में कर लेते हैं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, मैं बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। बॉन्ड ब्रेकिंग absorbs एनर्जी, या बता रहे हैं उसको क्या होता है, एब्जॉर्ब एनर्जी एंड, एंड पूरा लिखिएगा, मैंने ऐसे लिख दिया, बॉन्ड मेकिंग रिलीजेस एनर्जी। ये एक नंबर आ गया। ठीक है, दूसरा मार्क लेने के लिए आप क्या करेंगे कि अब ये लिख तो दिया मैंने कि बॉन्ड मेकिंग एब्जॉर्ब एनर्जी एंड बॉन्ड मेकिंग रिलीजेस एनर्जी। अब मुझे बताना है एक्सोथर्मिक में क्या होता है। पहले तो मैंने क्लियर कर दिया ना कि भाई बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग ये होती है। अब मुझे क्लियर ही करना है उसे कि भाई एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्सॉर्ब। सिंपल से लिख दें, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन एब्सॉर्ब्ड। बस खत्म। नहीं,
बता दिया ना आपने भाई, वही तो पूछ रहा है वो। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड बॉन्ड मेकिंग रिलीजेस एनर्जी। मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब्ड। आगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी है। अच्छा, अब इसको आसान लफ्जों में समझ लो। ये तो ये बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट या, देखो एक चीज और होती है फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर के अंदर, आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल बड़े तरीके से करना। अगर आपके पास कीवर्ड्स नहीं है तो वो आपका आंसर वेगली लेगा, आपको 1 मार्क दे देगा, 2 में से 1 दे देगा, देगा मार्क आपको, लेकिन वो 1 से 2 मार्क, 1 2 होगा तो 1 मार्क देगा, 3 होगा तो 2 मार्क देके निकल जाएगा। अगर आप कीवर्ड जैसे बॉन्ड मेकिंग जॉब एनर्जी, एनर्जी की कंसर्न, वो पूछ रहा है आपसे एनर्जी की रिलेटेड चीजें, तो एनर्जी की रिलेटेड चीजें आपने बतानी है उसे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नीचे आ रही है, वो मैं बनाता हूँ अभी। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, इसको समझने के लिए बता रहा था, वो समझ लीजिए। बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग होती है किस तरफ? रिएक्टेंट साइड पे। रिएक्टेंट टूटेंगे तो फिर प्रोडक्ट बनेगी, यानी रिएक्टेंट टूट रहे हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड मेक हो रहा है। अब बॉन्ड मेकिंग ज्यादा एनर्जी, और बॉन्ड उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी ज्यादा है और बॉन्ड मेकिंग की एनर्जी, तो वो वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, आ जाएंगे अब इसको वो करते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ये डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये लाजमी आएगी इस दफा। इसके साथ वो रिएक्शन काइनेटिक्स की चीजें भी पूछ सकता है, सच एज के आप इस तरह से समझ लें कि वो ये भी पूछ सकता है कि अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो, मतलब वो बेसिकली ये हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल भी पूछ सकता है, डिफरेंट चीजें भी। ये क्वेश्चन एक बड़ा आना है वैसे, क्योंकि अब है 80 मार्क का पेपर, ये भी पता है हमें। अब सेक्शन भी खत्म कर दिया उसने, तो जो पेपर का जो एक पैटर्न नजर आ रहा है मुझे, जो हम टीचर्स वगैरह देख रहे हैं, वो बेसिकली ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो 4 5 6 क्वेश्चन बड़े पूछेगा, उसमें 2 3 टॉपिक कवर अप कर लेगा, और छोटे क्वेश्चंस बीच में डाल के आपको टीज करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो बहरहाल अब इस पे आ जाएं। कंप्लीट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर रेस्पिरेशन प्रोडक्ट, एंथैल्पी चेंज बतानी है आपने, डेल्टा एच, और एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। अब ये क्या है? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। उसको बनाया यूं मैंने, और यूं करके नीचे ले आया, यहां मैंने बना दिया प्रोडक्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने एक लाइन यहां खींचनी है और एक लाइन प्रोडक्ट पे खींचनी है। क्लियर है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, अब आपने एक्टिवेशन एनर्जी, पहले रिएक्टेंट से पीक की तरफ आपने एरो बनाना है। ये क्या कहलाएगा आपका? एक्टिवेशन एनर्जी। और हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे एरो बनेगा। ये मैं एक्सो को बना, एंडो को भी बना के दिखाता हूँ इसके ऊपर भी कि एंडो कैसे बनेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई? डेल्टा एच आ गई। लेबल भी करना होगा, हाँ डेल्टा एच बताना होगा, ये डेल्टा एच है और ये डेल्टा वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब मैं साइड में एक चीज बना के दिखा रहा हूं आपको, ये एंडोथर्मिक का कैसे बनेगा। ये देख लीजिए, इधर आ रहा है रिएक्टेंट्स, अब ये देखिएगा, और यहां बन जाएंगे आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एरो लगाता हूँ या एक लाइन खींच लेता हूँ। अब मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी आएगी, ये देखिएगा जरा। एक्टिवेशन एनर्जी बनेगी रिएक्टेंट से पीक की तरफ। ठीक है, एरो की डायरेक्शन देखिएगा, ये मेरे पास अब एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एंडो की है। रिएक्टेंट से पीक तक जाएगी, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगी आपकी डेल्टा एच। ये एंडो वाला है सीन। ठीक है, और ये वाला एक्सो वाला है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों मैंने प्रोफाइल डायग्राम बना दी, इसकी ड्राफ्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 3 मार्क्स दे रहा है इसके। 3 मार्क किस चीज के हैं? ये प्रोडक्ट बनाने का, ये लिखने का, और ये लिखने का, और एरो से ड्रॉ करने का। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एल्यूमिनियम इज मेटल एंड बोथ आयोडीन एंड ब्रोमीन आर नॉन मेटल्स। ये तो पता है हमें, बताने की क्या जरूरत है इसको। इसका मतलब है कोई चीज पूछने वाला है इसकी बेसिस पे वो हमसे। अब देख लेते हैं। अच्छा जी, हाउ डज द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हेल्प टू एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड आयोडीन ब्रोमीन हैज नॉन मेटल। 2 पॉइंट्स होंगे, देखो 2 मार्क का पूछ रहा है वो। एल्युमिनियम, सिंपल एल्यूमिनियम
हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पूरा लिखिएगा, इन इट्स outermost shell, outermost shell या वैलेंस शेल, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं। whereas ब्रोमीन एंड आयोडीन दोनों बहनें, ये जैनब मैं एक चीज बना के दिखाता हूँ, दोनों बहनें, आयोडीन हैज 7 electrons in their outermost shell। ठीक है, हम्म, बताना उसको, 2 मार्क दे रहा है वो इस चीज के। अच्छा, अब owing to this thing, अब मुझे बताइए आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास हैं तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन लूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा। तो एल्युमिनियम मेटल क्यों है? क्योंकि एल्युमिनियम loses electrons while bromine and iodine gains electron। ये आपके 2 नंबर आ गए अब। ठीक है, पहले आपने बताना है कि वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने, उसके बाद आपने बताना है कि क्यों, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीज, बस ये बता दिए काफी है, इट्स इनफ। At room temperature, iodine is solid, bromine is liquid. Describe the difference between the both arrangements of the motion of the particle, 2 नंबर। यानी आपने अब लिक्विड और सॉलिड की अरेंजमेंट बतानी है उसे। हाँ, देखो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बोलता हूँ, लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स करीब करीब ही होते हैं नॉर्मली। यानी बहुत सी बुक्स में आपको मिलेगा क्लोजली पैक्ड, मतलब लिक्विड बोलो क्लोजली पैक्ड, और वो, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, सॉलिड्स particles are regularly arranged ये मैं एमएस, तकरीबन एमएस जैसे ही लिख रहा हूं, इसको फॉलो कीजिएगा। तो थोड़ी सी अगर स्पेलिंग स्लैंग मिस्टेक हो तो वो देख लीजिएगा। अरेंज्ड, अरेंज्ड, रेगुलरली अरेंज्ड, while in liquids particles are irregularly। ये आपको 1 मार्क देगा, ये इस बात का 1 मार्क देगा आपको। अब इसको दूसरा मार्क गेन करने के लिए आप क्या लिखेंगे, इन सॉलिड्स particles merely vibrate while in liquids particles move about their positions। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स अपने लिखने हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट आपने वहां आइडेंटिफाई करना है। तो बड़ी राइटिंग की, आप छोटी राइटिंग करके कर सकते हैं इसको। क्या हो रहा है? अच्छा जी, आयरीन एंड ब्रोमीन फॉर्म द कंपाउंड आयरीन ब्रोमाइड। ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, ओनली ड्रॉ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। भैया प्लीज इस बात को जहन में रखिएगा। नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें याद नहीं रहता, हम पूरे पूरे शेल बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई प्लीज पूरे पूरे शेल बनाने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, पूरे पूरे शेल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटरमोस्ट शेल आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन ब्रोमीन। अच्छा, मैं वो बहनों की बात कर रहा था वो बताता हूँ, इसके बाद बना लूं, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या बात कर रहा था। अच्छा जी, मैं बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया आयोडीन, और दूसरे से बना लेता हूँ मैं ये ब्रोमीन। ये आयोडीन है और ये ब्रोमीन है। अच्छा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएंगे ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएंगे, तो ये मैंने बना लिया, बीच में एक पेयर बन गया।
अब ये हाँ कोवेलेंट बॉन्डेड होंगे ना, ये हो गया, और यहां में इसको डॉट, ये डॉट कर लेते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जी। अच्छा, अब एक चीज जहन में जो मैं बता रहा था, एडिशनल बताना चाह रहा था, वो देख लीजिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और बेचारा एस्टेटीन, ये हैलोजेंस है, 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये 7, कितनी, 5, 4 बहनें और एक भाई है बेचारा। ये बड़ी बहन, ये छोटी बहन, उससे छोटी बहन, उससे छोटी बहन, और ये छोटा भाई बेचारा। एस्टेटीन डिफरेंट रिएक्ट करता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्ट करता है। रिएक्टिविटी सीरीज में फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और उसके बाद एस्टेटीन। यानी कि फ्लोरीन अगर किसी कंपाउंड में और क्लोरीन आए उसको हटाने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए, तो फ्लोरीन को क्लोरीन डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जबकि फ्लोरीन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, वो बड़ी बहन है, वो अपनी अथॉरिटी जमा सकती है। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, आयोडीन ब्रोमीन को नहीं कर सकता, ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है। हाँ, ठीक है, ये चीज है, ये याद रखिएगा, ये 4 बहनें हैं, एक बेचारा भाई एस्टेटीन। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ ब्रोमीन इज यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाउ, क्या होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट आता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, ब्रोमीन क्या करता है, कैसे होता है, ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेस। अब मैं 2 जुमले लिख दूंगा, दोनों में से कोई एक लिखना होगा आपने। डीकलराइजेस, ठीक है, एक तो ये हो गया, क्या, ऑरेंज ब्राउन कलर टू कलरलेस। अब इसमें बताऊं बच्चे क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड, ये वो फलान, ऐसा कुछ नहीं लिखना। 90% बच्चा इसमें लिख के आएगा डबल बॉन्ड की वजह से वो होता है, वो ब्रोमीना के डिस्प्लेस हो अटैच हो जाता है, एडिशन रिएक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखना। सिर्फ आपने क्या बताना है, हाउ ब्रोमीन इज यूज्ड, ब्रोमीन यूज कैसे हो रहा है, यानी ब्रोमीन या तो कोई कलर चेंज कर रहा है, कुछ ऐसी चीज कर रहा है। आपने एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये 2 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट लिख देंगे, आंसर आ गया। अच्छा, मोस्टली जगहों पे ना मैंने देखा है कि ऑरेंज यूज करते हैं वो, जबकि ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है, लेकिन टेक्निकली पेपर के अंदर या एमएस के अंदर मैंने देखा है कि वो ऑरेंज कलर यूज कर रहे होते हैं ब्रोमीन के लिए। आप लिख सकते हैं ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज स्लैश ब्राउन, ऑरेंज लिखे तो मैं ज्यादा ज्यादा आपको प्रेफर दूंगा कि आप ऑरेंज लिखें। आयोडीन भी ब्राउन, ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्राउन होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। Aluminium is used to make alloys for the aircraft industry. One reason for this is that aluminum does not corrode very easily. अब देखिए, क्रोजन का पूछ रहा है, इसका मतलब है आगे किसी क्वेश्चन में हमसे जो है ना वो ये भी पूछ सकता है कि एल्युमिनियम क्यों क्रोड नहीं होता, क्या रीजन आती है, ये भी पूछ सकता है। लेकिन पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, स्टेट वन अदर रीजन व्हाई एल्युमिनियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट। लाइट वेट लिख सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स, नो 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 नो, बहुत से लोग बहुत डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। इट हैज लो डेंसिटी, दिस इज अ कीवर्ड टू टेक एन आंसर। आपका आंसर सही है, अगर आप लो वेट लिखेंगे वो कहेगा यार बस ऐसे ही चलो जाने दो, बट यू हैव टू यूज द कीवर्ड्स। इट हैज लो डेंसिटी, दैट्स व्हाई इट यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर। तो मेलिएबल का क्या ताल्लुक है भाई जहाज बनाने से, नहीं मेलिएबल का जहाज बनाने से क्या ताल्लुक है। अच्छा ओके, फिर सही है, बड़े लोग हैं भाई वो। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई एल्युमिनियम डज नॉट corrode वेरी इजीली। इसमें देखो भैया 2 चीजें होंगी, आपने बहुत सिंपल भी लिख सकते हैं और एक्स्ट्रा थोड़ा सा लफाजी भी झाड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी। 2 नंबर है, हाँ रस्ट, एल्युमिनियम डज नॉट corrode या रस्ट नहीं होता वेरी इजीली, व्हाई, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं लिखनी, 90% बच्चा प्रोटेक्टिव लेयर लिख के आएगा, प्रोटेक्टिव का वर्ड यूज नहीं करना, नहीं करना। हाँ, इट हैज ऑक्साइड लेयर, इट हैज ऑक्साइड लेयर, आपने क्या लिखना है, इट हैज ऑक्साइड लेयर, ये 1 नंबर आ गया। दूसरा,
ऑक्साइड लेयर होती है इजीली। अब वो एक्सप्लेन व्हाई एल्युमिनियम डज नॉट कोड वेरी इजीली। ऑक्साइड लेयर करती क्या है, करती क्या है, इसमें तीन चार चीजें लिख सकते हैं। हाँ, रेजिस्टेंट टू, या लेयर इज सिंपल, मैं सिंपल बता रहा हूं वो लिख लीजिए, लेयर इज अनरिएक्टिव, दैट्स ऑल। ये मैं एमएस देख रहा हूँ, एमएस से कॉपी करके बता रहा हूँ, एमएस ही है पूरा। मैं वो चीजें लिख रहा हूँ जो एमएस में या एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखी हुई होती हैं, वो चीज कॉपी करके लिखवा रहा हूँ। प्लीज काइंडली इसको फोकस कीजिएगा। वो कर देता सही आपको, लेकिन वो सड़े मुंह के साथ करता। हाँ, वो बोला, चलो बच्चों को पता था, चलो चलने दो, ठीक है। तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल, और जो वो चाह रहा है मैं इसके साथ और भी लिख देता हूँ, स्लैश करके मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ, ये शायद ही किसी को पता होगा। सेशन ड्रॉप होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। लेयर इज नॉन पोरस, उसमें पोर नहीं होते, जिसकी वजह से वाटर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। स्लैश, कुछ और भी लिख सकते हैं, वो भी लिख देता हूं। कुछ और क्या लिख सकते हैं, लेयर डज नॉट फ्लेक ऑफ। ये वो बातें हैं जो आज से पहले कभी खास टीचर ने नहीं बताई, ठीक है। ये वो आंसर्स हैं भाई। मैं ये फोकस इसलिए कर रहा हूँ, वरना पहले मैं भी इस तरह से चीजें करा रहा था, लेकिन इस टाइम इस दफा मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ, वजह ये है कि इस दफा चेकिंग बहुत हार्श होने वाली है। तो आप कीवर्ड्स यूज करेंगे, चीजें बेहतर तरीके से यूज करेंगे, तो यू गॉट गुड रिजल्ट्स इंशाल्लाह। ठीक है, आगे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे वो हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाह भाई वाह। ऑक्टेन इज फाउंड इन पेट्रोल फ्रैक्शन सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चले जाएंगे, जो में चैम्बर बना होता है ना बुक के अंदर, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रही है, क्रूड ऑयल को हीट गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। अब देखिए, नेम द प्रोसेस by which petrol is separated from crude oil and state the physical property which allows this process to be carried out। क्या पूछ रहा है आपसे, दो चीजें, दो मार्क है। सबसे पहला प्रोसेस इज fractional distillation। एक मिनट, distillation and fragments separated according to their boiling points। ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। वो क्या पूछ रहा है देखिए, पूछा क्या है उसने, प्रोसेस बता दिया मैंने उसको, उसके बाद बोला विच फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, बॉइलिंग। ये प्रोसेस आ गया, ठीक है, दो मार्क आ गए, दैट्स ऑल। ज्यादा लफाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लिक्विड, लेकिन वो सड़े हुए मुंह से आंसर देता ना आपको, वो फिर बोलता है यार, मतलब यार मैं पूछ क्या रहा हूँ, उससे फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो होता क्या है स्टेट चेंज में, क्या चीज होगी, या तो मेल्टिंग होगी, बॉइलिंग होगी, फ्रीजिंग होगी, कंडेंसेशन होगी, या सब्लिमेशन होगी। लिखो, वो चीज लिखनी है आपने। अच्छा, हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन लिखा हुआ भी है उसने बाहर, ये देखिए, हेक्साडेकेन ये लिखा हुआ है इसमें। कैन बी क्रैक टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। अच्छा, जब आप किसी भी बड़ी चेन को, कार्बन की चेन को क्रैक करते हैं ना, या तोड़ते हैं, तो आपके पास उमूमन एक अल्कीन और एक अल्केन आती है। अल्केन सैचुरेटेड होती है और अल्कीन क्या होती है, अनसैचुरेटेड। अच्छा, अल्केन और अल्कीन का मैं जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम उसको यूज कर सकें। ये मैंने अल्कीन का लिख दिया, और दूसरे पेन से मैं लिख रहा हूँ अल्केन का। क्लियर है, ये वाला अल्केन का है ग्रीन पेन से, और जो ये ब्लू से लिखा है ये मैंने अल्कीन लिखा है। अब देखिए इसको किस तरह यूज करूंगा मैं, और ये वाला अल्केन का। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हम समझ रहे हैं पता नहीं कौन सी अल्केन बनेगी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। वो मुझे बता रहा है कि एक चीज वो बता रहा है, ये तो बनेगी बनेगी। वो क्या बता रहा है, प्रोड्यूसेस ऑक्टेन। मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखा मैंने C16H34, ये क्रैक हो रही है,
और एक तो मुझे बता दिया ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या होती है? ऑक्टेन है, ये अल्केन है। अल्केन यानी 8 कार्बन वाला, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन। तो अल्केन वाले फॉर्मूले में पुट किया मैंने, तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास? C8, यहाँ 2, 8 is 16 + 2 is 18, ये आ गई। इसके साथ इसका मतलब है अब ये अल्केन तो आ गई, अब क्या बनेगा दूसरा? ये बोल रहा है मुझसे वो, अल्कीन। अब मैं 8 कार्बन तो मैंने उसके लिए दूसरा मैं 8 कार्बन वाला यूज करूंगा, तो ये मैंने 8 कार्बन लिख लिए और इसमें पुट कर दूंगा वैल्यू। 2 8 16, H16। अब इनको टोटल करके देख लीजिए, आपका 34 आ रहा है। दैट्स ऑल, हो गया काम। वो खुद आंसर दे रहा है हमें। सो आंसर क्वेश्चन को बहुत तरीके से पढ़िएगा और उसको तरीके से लिखिएगा। प्रोपीन, प्रोपीन कैन बी पॉलीमराइज्ड टू मेक पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन क्या होती है? प्रोपीन, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, 3 कार्बन हैविंग अ डबल बॉन्ड ऑन अ फर्स्ट कार्बन। यानी कि अगर मैं बनाऊं, ये मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, दिस इज प्रोपीन। अब वो सेक्शन ऑफ अ पॉलीप्रोपीन मांग रहा है मुझसे, ड्रॉ सेक्शन ऑफ अ पॉलीप्रोपीन। तो मैं क्या करूंगा? कंटिन्यूस बॉन्ड के साथ बनाऊंगा। हाँ हाँ, ये वाली चीज देखिए, ये 2 कार्बन वाली और ये बॉन्ड मेरे पास एक्सटेंडेड आ गए। ठीक है जी, मैं बताता हूँ, ये 2, ये 2, ठीक है, ये CH3, ये H, ये H, ये H। अच्छा, अब आपको एक मैं चीज दिखाऊं, ये देखिए ऊपर आइए जरा, ये बना हुआ प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसे लिखा हुआ भी है, देखिए। The structure is some of the compounds that may manufactured from the crude oil as shown। ठीक है, ये ऑक्टेन भी बनाया हुआ है उसने, प्रोपीन भी बनाया हुआ है उसने। ठीक है, इसी प्रोपीन को उठा के आपने स्ट्रक्चर लिखना है वहां पर, मैंने इसी को उठा के स्ट्रक्चर लिख दिया। तो डरने की बात नहीं है, वो आपको दिया हुआ है। इथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हाइड्रेशन रिएक्शन। इथेनॉल बनता है जी। स्टेट रिएजेंट्स एंड कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। रिएजेंट्स का एक मार्क है और कंडीशंस का एक मार्क है। रिएजेंट कौन से होंगे? इथेनॉल की फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। एक तो फर्मेंटेशन से होती है जो नॉर्मल हम करते हैं, ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, ईस्ट से फर्मेंट कराते हैं तो फिर बनता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। दूसरी क्या होती है, अगर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन किसी को याद हो, मैंने पढ़ाई थी, तो उसमें क्या होता है, इथीन रिएक्ट करती है स्टीम के साथ हाई टेम्परेचर्स विद एसिडिक मीडियम, तो क्या बनता है? अल्कोहल। आइए देख लेते हैं, रिएजेंट क्या होगा? इथीन reacts with steam at high temperatures, high temperature in acidic medium। एसिड का नाम भी लिख सकते हैं, H2SO4 फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है, और सॉरी फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लिख दीजिएगा, या इवन एसिड भी लिखेंगे ना। हाँ, वो 4 मिनरल एसिड में 2 लिख सकते हैं, फॉस्फोरिक या सल्फ्यूरिक। लेकिन अगर एसिड भी लिख देंगे एसिडिक मीडियम तो काफी है। वो एसिड का वर्ड मांग रहा है आपसे और वो मांग रहा है स्टीम और इथीन। ठीक है, अच्छा जी। Analysis of compound X shown it has the following composition। भाईजान, composition show that X is a formula this। क्या समझ में आ रहा है? 2 नंबर में क्या पूछेगा आपसे वो, कैसे शो कराएंगे कि X की फॉर्मूला है? आपको मास परसेंटेज बाय मास दिया हुआ उसने, जब भी परसेंटेज बाय मास दिया होता है तो हमें क्या निकालना होता है? एम्पेरिकल फार्मूला। हाँ जी, एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि मैं लिखूंगा पहले हाइड्रोजन, फिर मैंने लिखा नाइट्रोजन, फिर लिखा ऑक्सीजन और फिर लिखा वेनेडियम। वेनेडियम का Va होता है, चलो V लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी। अब हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है जी? 3.4 दिया हुआ है। नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है जी? 12 दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 41 दिया हुआ है। 0.0 भी लिख लेते हैं, चलो लिखा हुआ है उसमें, तो ये 43.6 दिया हुआ है।
अब इन तमाम चीजों को हम किससे, इसके AR से डिवाइड करेंगे। इसका 1, इसका 14, इसका 16 और वेनेडियम का 51 होता है। ये आप प्योर टेबल से देख लीजिएगा, तो याद है मैंने बता दिया। अब इसकी कैलकुलेशन जो आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ रही है 3.4, नाइट्रोजन वाली आ रही है 0.857 और ऑक्सीजन वाली आ रही है 2.56 और वेनेडियम आ रही है मेरे पास 0.855। ठीक है, अब सबसे छोटी कौन सी है? अच्छा जी, मैं यही सेक्शन ब्लॉक कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। नेक्स्ट सेक्शन उसमें ड्रॉ ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन ड्रॉप होने वाला है।